सर यही खास बात होती है सर डिफेंस एस्पायरेंट की, कि वो सर कहीं पे भी चला जाए उसके अंदर का डिफेंस एस्पायरेंट मरता नहीं है सर। यूट्यूब से हम पढ़ते हैं तो यही इशू है सर, डायरेक्शन लेस हो जाता है इंसान। यहाँ तक कि कंट्रोवर्सीज में भी अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म वर्सेस ये प्लेटफॉर्म, ये बेटर है लोग वो बहुत better। वेले हैं, लोग बहुत वेले हैं। सर मैं जैसे किसी क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं ना, हम उस टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। हम लगे रह जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में, स्टार्टिंग से ही करने के लग जाते हैं कि हाँ कर रहे हैं, फिर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाता है तो उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है जो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं उनको पास बोलने के लिए तो सीख जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ मतलब आपको क्या किस तरीके से क्या बोलना है, पर वो बोल नहीं पाते। वहां पे काम करता है सर एनवायरनमेंट। उन्होंने सर मुझे मतलब काफी टेस्ट किया था, मतलब इतने ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि किसी कोई लीड उन्हें मिल गई ना तो उसके वो कितने एंड तक ले जा सकते हैं ना, उतने एंड तक गए। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी 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 स्पेशल गेस्ट निखिल सिंह राठौर। इसकी कहानी काफी मोटिवेटिंग है। ही इज फ्रॉम राजस्थान एंड ही वाज एन अग्निवीर एंड नाउ ही हैज गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। रिटर्न का इसका फोर्थ अटेम्प्ट था एंड एसएसबी का इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड ऑल्सो ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड, लर्न विद सुमित सर। ठीक है, एलडब्ल्यूएस एसएसबी में बुद्धि राजा सर, विकास गुप्ता सर के अंडर इसने गाइडेंस ली। उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन इससे ये जरूर जानेंगे कि इसकी जर्नी कैसी थी। उस काफी मोटिवेशनल कहानी है, एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो शुरू करने से वीडियो पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो सो दैट ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हो इस वीडियो से। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा दो प्लीज। Nikhil Singh Rathore, thank you so much, bhai, for accepting our invitation, coming on our channel as a guest. Privilege and honor to have you here, buddy. And we wish you heartiest congratulations on getting recommended. And कभी सोचा था जब तू अग्निवीर की ट्रेनिंग कर रहा था कि यार मैं एक जो मेरे सामने ऑफिसर हैं मैं इनकी तरह बन के आ जाऊंगा? सर वहाँ पे था तो ऑफिसर्स को देखा तो काफी वहाँ पे यही खास बात है कि वहाँ पे इंस्पिरेशन के लिए बहुत ही क्लोज में रहते हैं लोग। यहाँ हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको देख के लगता है कि हाँ हमें भी, मुझ में भी पोटेंशियल है, मुझे भी करना चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए कहीं इधर उधर देखना भी नहीं पड़ता, जो पास में ही है ग्रेट। सब अवेलेबल होता है। और सर थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे मेरे जर्नी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग रिटर्न के साथ ही हुआ, क्योंकि जैसे मैं इंग्लिश वगैरह इतनी अच्छी थी नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत कि मैथ में भी इतना अच्छा नहीं था मैं। अच्छा, एक तो सेकंड, इंग्लिश का मैं बता दूं। ही इज फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल। ठीक है, तो हिंदी यस मीडियम देखने वाले जो बच्चे हैं वो भी, उनका भी एक इंटरेस्ट रहता है। वी ऑल्सो रन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स, तो उसमें काफी सारे हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं। मैं उनके साथ शेयर करूंगा तेरा वीडियो, उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा तुझसे। प्लीज कंटिन्यू, अब बता जो तू बोल रहा था। जैसे हम जानते हैं सर, एनडीए के रिटर्न में सबसे मेन सब्जेक्ट ही एक तरीके से इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स हो जाते हैं। सर मैथमेटिक्स मेरी वैसे ही स्ट्रांग नहीं थी सर। 10+2 में ओनली 52 मार्क्स थे मेरे। मैथ्स और में? मैथ्स में 52 मार्क्स थे सर। माय गॉड, और ओवरऑल कितने परसेंट थे? 80% थी सर। बाकियों में ओह तो काफ़ी ग्रेट। अच्छे मार्क्स थे, 99 90, लेकिन इधर काफ़ी मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं थे। और हिंदी मीडियम से होने की वजह से वोकेबलरी वैसे ही काफ़ी बेकार कंडीशन में थी।
तो प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट की रिटर्न की, तो पहले अटेम्प्ट में जीएटी में ठीक ठाक स्कोर हो गया, पर मैथ की सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाई। फिर पता लगा कि नहीं, मैथ में भी मतलब बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने सारे हैं, तो इनको तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। फिर मैथमेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर की, लेकिन उस टाइम पे मैंने मैथमेटिक्स पे ही ज़्यादा फोकस कर दिया। तो उस टाइम पे मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, तो नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स में तो अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए, 115 के साथ के ओ वाओ। अप्रोक्सीमेटली आए। लेकिन उस टाइम पे फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। ओके। 343 के समथिंग मार्क्स थे, तो उस टाइम पे कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी। अभी तो काफ़ी कम आने लग गई कट ऑफ, 301 आई है इस बार शायद। हम्म। तो उस टाइम पे शायद 355 थी, तो उस बार भी नहीं हुआ। और थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में सर, एक्चुअली मेरे कॉलेज के सेकंड ईयर के एग्जाम चल रहे थे बीएससी के, और उधर मुझे लगा कि अभी दो अटेम्प्ट फेल होने के बाद सर डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर। फर्स्ट में तो सोच लेते चलो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में निकाल लेंगे, इस बार तो एक एक्सपोजर मिल गया अच्छा, चलो नेक्स्ट में निकालते हैं। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी काफ़ी हार्ड वर्क भी बहुत की थी, लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं निकल पाया। क्योंकि वही जो कहते हैं कि गाइडेंस नहीं होती है, तो आप अच्छी सही डायरेक्शन नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड कितना भी डाल लो, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। वही इशू था, डायरेक्शन थी नहीं। फिर खुद की ही मिस्टेक से सीखा। रिटर्न में तो सर कोई कोचिंग वगैरह ली नहीं मैंने, खुद से ही कर रहा था यहीं पे। अभी मैं लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के प्रिपरेशन की थी। और जैसे फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी कुछ उसमें फिर सेक्शनल कट ऑफ का इशू हो गया। मार्क्स अच्छे आ रहे थे, पर ऑल ओवर मार्क्स अच्छे आ रहे थे, पर मैथ की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली अगेन से। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में कहीं जाके रिटर्न क्लियर हुआ, तो ऐसा फील हुआ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत मुश्किल से एसएसबी देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें तो पूरी जान लगा देनी है किसी भी तरीके से, मतलब। और उस टाइम पे सर कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा था, क्योंकि उससे जस्ट पहले ही अग्निवीर एक्स ग्रुप का मैं कंप्लीट प्रोसेस क्लियर करके आया था। तो ओके। ऐसा था कि जब ग्रेट। आपको ये होता है ना पीछे कि हाँ चलो ठीक है, मैं मतलब ओपनली खेल सकता हूँ, हाँ, बैकअप ऑप्शन है रेडी। फ्री हिट की तरह चल रहा था सर। हाँ, फ्री हिट है। इधर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फिर रिटर्न दिया, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके। उधर सर जैसे अग्निवीर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उस टाइम पे भी मैंने इस बार मुझे पता लग गया था सर, सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। मीन्स जैसे मैं पहले क्या करता था कि क्लासेस लेता था बहुत यूट्यूब में। सर यूट्यूब से हम पढ़ते हैं तो यही इशू है सर, डायरेक्शन लेस हो जाता है इंसान। अब वहाँ पे जो बच्चा डायरेक्शन अच्छे से पकड़ के रखता है, उसे बिल्कुल तरीके से शेड्यूल बना के अपना चलता है। जैसे इधर उधर भटक जाते हैं बच्चे, यूट्यूब में जाते हैं जैसे कभी यहाँ तक कि कंट्रोवर्सीज में भी अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये प्लेटफॉर्म वर्सेस ये प्लेटफॉर्म, ये बेटर है लोग वो। बहुत वेले हैं, लोग बहुत वेले हैं। हाँ सर, तो फिर कभी कभी जैसे मान लो टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उधर से फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि अब तो प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी निकलना है पेपर, बिना प्रैक्टिस के और मॉक टेस्ट के पेपर एग्जाम नहीं निकलना है। तो तो रिटर्न में जो कितने आए फिर ये फाइनल अटेम्प्ट में? इस बार 390 है सर। 390, माय गॉड, ग्रेट। और एसएसबी में? एसएसबी में 394। ओ वाओ, वंडरफुल यार, सर वंडरफुल। मार्क्स तेरे को मेरे तो सर सल्यूट बैलेंस, मार रहे यार बंदा। ग्रेट यार, अमेजिंग। बहुत मार्क्स सर मोटिवेशनल बैलेंस। बंदा है तू। सर मेरे 10th क्लास में 80.00 थी, और 12th में भी 80.00 थी, तो ये बैलेंस में भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन कम हो गया बस इससे। और तेरे बट मैथ्स में तेरे 12th में कितने आए थे? 54? 52 है सर। 52? अगर 12th में 52 52 थे। वाला बंदा मैथ्स क्लियर कर सकता है सेक्शनल कट ऑफ और एनडीए जा सकता है, तो तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है? मोटिवेशन लो इस बंदे से। हाँ, सर कंटिन्यू यार। मेरा मैथमेटिक्स में इस बार भी सर 113 मार्क्स थे, तो ठीक मार्क्स आ गए इसमें भी। बाकी सर वही है, प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो वो बहुत बेस्ट होता है सर। एग्जाम्स में जैसे पहले मेरी मैथ की सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होने का रीज़न ये था कि सर मैं जैसे किसी क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं ना, हम उस टाइम का ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ। हम लगे रह जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में, स्टार्टिंग से ही करने के लग जाते हैं कि हाँ कर रहे हैं, फिर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाता है तो उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस छूट जाते हैं। अब सर जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो हार्ड क्वेश्चन में अगर फंस जाता है तो उसके क्लियर नहीं होते हैं। फिर जो इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आगे आने वाले उसमें हैं पेजेस में, वो भी छूट जाते हैं कभी कभी। तो ये ही सबसे मैंने पहले मतलब यही मेरी मिस्टेक चल रही थी।
तो सर ये जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था इसमें मैंने बस कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी मैंने सोल्व कर दिए, मैंने इजी और मॉडरेट लेवल के लगभग क्वेश्चन सोल्व कर दिए और पूरा पेपर एक बार में गो थ्रू हो गया। मतलब पूरा पेपर मैंने इस बार किया, ऐसे नहीं कि किसी हार्ड क्वेश्चन में फंस के मैंने एग्जाम ही मतलब मेरा पेपर लास्ट के क्वेश्चंस छूट रहे हैं। पहले सर यही हो रहा था। ये सब चीजें सर पता लगती है मॉक टेस्ट वगैरह देने से, और प्रैक्टिस हम करते हैं तो सर कैलकुलेशन करना भी बहुत स्पीड भी बढ़ जाती है कैलकुलेशन करने की। जनरली क्या होता है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं ना वो क्लासेस लेते रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो क्लासेस लेते रहेंगे, ये क्लास ले ली वो क्लास ले ली, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऑनलाइन की सबसे बड़ी इशू यही है सर कि आपको कोई मतलब एग्जामिन करने वाला नहीं होता कि हाँ ये प्रैक्टिस भी सफिशिएंट अमाउंट में हो रही है कि नहीं हो रही। वो क्लास लेते जाता है, सिलेबस खत्म कर देता है, लेकिन जो असली जो डाउट्स एनडीए का लेवल अभी मैथमेटिक्स का बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, तो वो ग्रेट। सही तरीके से डाउट्स भी क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीजें देखने वाला कोई नहीं होता है सर ऑनलाइन में जब हम होते हैं। वही इशू है सर सबसे ज्यादा। एक तूने बताया कि एक इंग्लिश का तेरा बड़ा हाथ तंग था, ठीक है, सर हिंदी मीडियम। तो मैं समझ सकता हूँ कि देखो क्या दिक्कत रही है, बिकॉज आई इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम, हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स है उसमें। सो कुछ ऐसी एडवाइस जो तू बच्चों को देना चाहेगा जो हिंदी मीडियम के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, कि वो कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, क्योंकि इसको तो तुम भाग नहीं सकते इससे। तुम रिटर्न चाहे हिंदी में दे दो, एसएसबी इंग्लिश में आएगी। तो डेफिनेट कैसे इम्प्रूव करे इसको, तूने क्या क्या किया था वो थोड़ा बता यार ऑडियंस को। सर देखो, इंग्लिश का हिंदी मीडियम के बच्चों में तो इंग्लिश का फियर होता ही है। और कभी कभी सर इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या कर सर देखो मेन चीज क्या है, दो स्टेजेस हो सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में जो हर्डल रहती है। फर्स्ट तो ये कि आपको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, और दूसरा ये कि करेज नहीं आता है बोलने का। तो ज्यादातर बच्चों के साथ क्या होता है, जो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं उनको पास बोलने के लिए तो सीख जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ मतलब आपको क्या किस तरीके से क्या बोलना है, पर वो बोल नहीं पाते। वहां पे काम करता है सर एनवायरनमेंट। मैं जब सर LWS गया था अपने एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए 21 डेज के कोर्स में, तो सर बोलने की तो बिल्कुल ही हालत खराब थी, क्योंकि बोल नहीं पाते थे, करेज ही नहीं होता था। करेज नहीं होता है ना सर, ऐसा फील होता है कि मैं गलत बोल दूंगा या फिर कोई मुझे क्या बोलेगा। लेकिन सर मैं तो गया था तो मैं कंप्लीट बेशर्म हो गया था सर, कि मैंने तो मेरे दोस्तों को यूं बोल दिया था कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूँ ना तो मुझे रोक देना, जैसे जैसे टोक के और बता देना कि इसको सही क्या बोलते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो सर ऐसा ही। और सर मेन तो कह सकते हैं इसमें तो सर एनवायरनमेंट ही काम करता है, क्योंकि सर बेसिकली एसएसबी में जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो है नहीं, एज ए लैंग्वेज है। तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आपको भी पता है सर, जैसे हमें लगता है ना कि ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, सर कभी हम उसको गौर से सुनते हैं ना तो सर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स इतनी होती है ना जिसकी कोई हद नहीं, पर सही कोई है, फर्क नहीं सही पड़ता है। सर। अभी ट्रू जैसे ट्रू। मान लो इंटरव्यू आप देखोगे किसी अच्छी रैंक वाले बंदे का भी, तो अभी इंटरव्यू देखोगे तो उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी मिलेगी, काफी मिल जाएगी, जैसे यूट्यूब चैनल्स पे भी जाएंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक से इतना फर्क पड़ता नहीं है। बाकी और तो सर जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग तो सर ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, मतलब हर चीज में, रिटर्न से लेके और एसएसबी में रिकमेंड कराने तक। क्योंकि सर जैसे हम बोलते हैं तो यूज टू नहीं होते इंग्लिश बोलने के, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा ऐसे ही हो जाता है मामला खराब। तो जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं हम लाउड में थोड़ा सा करें तो उसका भी हेजिटेशन निकल जाती है कि वर्ड्स को बोलना है वगैरह। काफी फायदा होता है लाउडली इंग्लिश रीड करने का। और तो फिर हम साथ में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो वोकेबलरी अच्छी होती है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो ट्रांसलेटर लेके बैठता था सर। काफी खराब है ना इंग्लिश, तो फिर ट्रांसलेटर लेने की जरूरत पड़ ही जाती है। फिर उसको एक बार जैसे कोई वर्ड मैंने देख लिया, फिर उसको टाइप करा तो उसके जाके सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी देख लिए थोड़ा, तो उससे काफी फायदा हो जाता है। तो सर एक्चुअल में क्या होता है ना सर, न्यूज़पेपर जैसे हमने मान लो वोकैब पढ़ ली, वर्ड देख लिए इंग्लिश के, तो आपको पता लग गया कि हाँ इसकी हिंदी ये है, मीनिंग पता लग गई। लेकिन सर जब एग्जाम में आएगा ना तो इसके ऑप्शंस कई बार इस तरीके से होते हैं, तो वो मैच तो सभी कर रहे होते हैं काफी हद तक। जब ये वाली सिचुएशन बन जाती है ना कि हाँ ये दो वर्ड्स मैच कर रहे हैं, इन दोनों की मीनिंग सेम निकल रही है लगभग, तो सर हमें अपना दिमाग जो जो बंदा इंग्लिश के साथ काफी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो उसे पता लगता है कि हाँ इस टाइप के सेंटेंस में ये वर्ड यूज लिया जा सकता है, तब वो सही टिक हो पाता ग्रेट। है। अगर मान लो हाँ वो वाली सिचुएशन आ जाती है सर। और सर साथ के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने से फिर एसएसबी में तो आपको पता ही है करंट अफेयर वगैरह भी, रिटर्न में भी करंट अफेयर आते हैं, तो वो सारी चीजें भी मिल जाती हैं। सर जनरल जो साइंस का पेपर जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब में भी सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि क्वेश्चंस वहां से आते हैं जो सिनेरियो अभी प्रेजेंट में जहाँ कुछ हो रहा है ना सर। जैसे ज्योग्राफी में मान लो, ज्योग्राफी में वो क्वेश्चन पूछेगा जहाँ अभी मान लो जैसे कोई इंसिडेंट हुआ है नया नया, तो उसके बारे में पूछ लेगा। कि कहीं मान लो कि कोई कैनाल के बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में पूछेगा जहाँ भी कोई इंसिडेंट हुआ है। जैसे ग्रेट। कि जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो वो सर करंट के साथ रिलेट करके ही क्वेश्चंस आते हैं कई बार, देखते हैं हम ये चीज। तो जो न्यूज़पेपर से ये भी काफी फायदा हो जाता है, न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो ज्यादा टाइम इतना लगता भी नहीं है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने। और हमें सर एक बात ये भी है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और ये क्राइम वगैरह वाली चीज आती है, नहीं तो साइक में बहुत प्रॉब्लम आती है। ये तो है। न्यूज़पेपर में काफी फालतू का भी ज्ञान है, तो हर चीज नहीं पढ़नी। बी वो वेरी है सर, सिलेक्टिव अबाउट व्हाट यू हैव टू सेलेक्टिव होना रीड। पड़ता है सर काफी ज्यादा। एक तो डोमेस्टिक लेट्स पॉलिटिक्स में डिस्कस चले गए ऑन तो फिर दिस खराब हो ओनली। जाता एक तो इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स तो है ही, है। हाँ सर। जो पढ़ना है न्यूज़पेपर में। एक आई थिंक गवर्नमेंट स्कीम्स और नेशनल लेवल पे जो छोटे मोटे इनिशिएटिव्स हैं, वो कोई इवेंट हो रहा है लाइक G20, तो वो हो गया। थोड़े बहुत अवार्ड्स हो गए। इसके अलावा और क्या है जो बंदे को न्यूज़पेपर में देखना चाहिए? सर न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त फिल्टर चालू रखना पड़ता है सर। जैसे मान लो कि ओके। अभी उन्होंने जैसे कोई न्यूज़ आई है, किसी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया है, तो हमें ये नहीं पढ़ना है कि कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में, क्रिटिसिज्म कर रहा है या फिर वो क्या बोल रहे हैं। हमें सिर्फ ओके। उसके बारे में जानना। अब जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है, तो उसमें फार्मर बिल्स क्या थे, वो क्या है, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह पढ़ लिए। हमें ये मतलब नहीं है कि हाँ ये पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी क्या कर हम्म। रही है। और सर मेरा तो जियो पॉलिटिक्स क्या है ना, हॉबी थी 12th क्लास के बाद से ही। अच्छा। मतलब हाँ, मेरी ग्रेट। मैंने हॉबी में लिखा भी था जियो पॉलिटिक्स। ओके। तो सर और क्या इसने पढ़ता है न्यूज़पेपर के अलावा जियो पॉलिटिक्स के लिए? और क्या पढ़ता है सर या यूट्यूब देखता चैनल्स है? फॉलो करते हैं सर ज्यादातर तो। ओके, जैसे लेट्स नेम फ्यू। एक तो वर्ल्ड प्रशांत अफेयर, दवंकर का होगा। हाँ, वर्ल्ड हाँ, अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स, और हाँ। ये स्टडी आई क्यू आई एस के सर 2-3 चैनल है, हिंदी इंग्लिश, और ये एक ओनली स्टडी आई क्यू आई एस है। तो ठीक। ये चैनल्स वगैरह फॉलो करते हैं। अंकित इंस्पायर्स इंडिया, ये अंकित अंकित अवस्थी आप जानते हो तो उनके हाँ, भी चैनल है। देखा है तो सर मैंने। ये फॉलो। ओके। पर सर रिटर्न वाले टाइम पे सर इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं रहता है सर। ये भी एक इशू है। ओके तो फिर। लिमिटेड अमाउंट में रखना है। और सर साइंस तो ओके। आपको पता है, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, साइंस तो ठीक ठाक होती है सबकी, तो उसमें तो अच्छे नंबर ले आते हैं बच्चे। तो मैथमेटिक्स का तो हो ही गया सर प्रैक्टिस। सर अगर हम एक बार मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं और ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी खासी, तो मान लो सर कुछ जैसे आप में पता ही है कि सर 40 to 60% क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के होते हैं। मतलब 40% ईजी मान लो, 20% मॉडरेट मान लो, तो वो क्वेश्चन भी कर देते हैं सर। मैथ में अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी हर्डल ज्यादातर बच्चों के रिटर्न इसलिए नहीं निकलते हैं सर। अच्छा। मैथमेटिक्स का सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलता है। तो इस एक पे बार आते हैं रिटर्न स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, तेरे हिसाब से रिटर्न रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए एक बंदे के लिए, एनडीए के लिए? ठीक है, कौन से यूट्यूब चैनल, कौन सी बुक्स? ठीक है, और कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैथ्स, इंग्लिश, और बाकी जनरल साइंस। थोड़ा वो शेयर करिए स्ट्रेटेजी। सर मैंने जहाँ से की वो कंप्लीट ही बता दूं मैं। हाँ, सब बता दे, सब बता दे। सर मैंने मैथमेटिक्स की थी सर, निशांत वोरा एक टीचर है मैथमेटिक्स के, सबसे पहले मैथ ठीक है, से ही स्टार्ट करते ठीक है, हैं वो। ठीक है। आईआईटी के लिए, जेई मेंस के लिए पढ़ाते हैं, अन अकेडमी पे ओके, पढ़ाते हैं सर। ओके, तो सर ओके, उनकी एक सीरीज थी बाउंस बैक सीरीज। ओके, तो ये एक मैराथन सीरीज थी। जैसे हर चैप्टर की एक मैराथन 7 to 8 आवर्स, ओके, 6-7 आवर्स की वो रहती है मैराथन। तो एक बार उसको लेकर, उस वीडियो को स्टार्ट करके उसका एक दिन, मतलब जैसे एक दिन में तो नहीं हो पाती, जैसे 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सर मैथमेटिक्स को इतना टाइम देना ठीक नहीं। 2 दिनों में ओके, उसको कंप्लीट किया। फिर उस पर सर प्रैक्टिस करनी है दबा के, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो सर। उससे क्या है सर, सिलेबस भी जल्दी ही खत्म हो जाता है और प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम मिल जाता है सर। ओके। मैथमेटिक्स तो सर इस तरीके से की, प्रैक्टिस अच्छे से करना है और सर मॉक टेस्ट लगाना है। और एग्जाम, जैसे एग्जाम में जो मैंने बताया कि सभी क्वेश्चन एक बार पूरे कंप्लीट, जो पेपर है उससे गो थ्रू होना है। जो जो क्वेश्चन हमें सिंगल हिट में क्लियर हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन करते जाने हैं। और जिनका पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं वापस एक दूसरा राउंड लूंगा तो कर दूंगा, तो उस पे जैसे आर लिख दो कि रिपीट करना है इसको, या फिर कुछ भी उसको मार्क कर देना है। जो सिंगल हिट में हो रहे हैं पहले तो वही कर रहे हैं सर कंप्लीट, जैसे
कंप्लीट पेपर कर दिया, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो आना है। नहीं तो सर हार्ड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, नंबर तो सभी क्वेश्चंस के सेम ही है सर। वो वाला है कि जो इजी क्वेश्चन है जिसमें कम टाइम लग रहा है उनको पहले खत्म कर दें सर, यही है सर। और देखा जाए तो इंग्लिश का तो सर जैसे वोकेबलरी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना ही होता है। अभी सर सुना है कि थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो वो तो मैंने देखा नहीं, इसका पेपर दिया नहीं था। बाकी वोकेबलरी तो सर आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हो जाती है। 120 मार्क्स की लगभग 20 एंटोनिम सिनोनिम हो जाते हैं और फिर वो इडियम एंड फ्रेजेस। तो सर जैसे ये भी है, न्यूज़पेपर रीडिंग से इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और जैसे सर मैंने जैसे लिख लिए, अभी अगर टाइम रहता है जैसे बच्चे के पास 5 वर्ड्स लिख लिए, मैंने जैसे 5 वर्ड्स लिख लिए कोई भी, उनके एंटोनिम, उनके सिनोनिम, चार चार वो लिख लिए और उनको यूज़ लेना है सर दिन में। ये काम सर मैं क्या करता था ना, इसको सुबह सुबह ही कर लेता था, ताकि सर मैं इन वर्ड्स को रिपीट कर सकूँ दिन में। जैसे 2-3 बार हम रिपीट कर देते हैं सर, वो दिमाग में फिट हो जाते हैं। और एक बार शाम को सर वोकेबलरी में यही दिक्कत है सर, हम पढ़ लेते हैं तो भी भूल जाते हैं चीज़ों को। तो उनको जितनी बार रिपीट करेंगे ना उतना फ़ायदा होगा। मैंने इसमें किया था सर, अ, एक टीचर हैं अनअकैडमी पे ही थे, उनकी 165 वर्ड्स की वो थी, एक पीडीएफ मुझे मुझे मिल गई थी, तो मैंने उस पीडीएफ से ही पढ़ी थी। वो पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल से मैंने उठा ली थी, शायद LWS चैनल से ही ली थी मैंने। उस पे उन्होंने डाला था, मैं सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, अभी तो नाम याद नहीं आ रहा। 165 वर्ड्स की वो थी एक पीडीएफ, उससे मैंने मतलब उसमें 4 एंटोनिम और 4 सिनोनिम सब भी हैं। मतलब एक वर्ड है उसका 4 एंटोनिम्स हैं, 4 सिनोनिम्स हैं। तो जैसे पांच वर्ड अपना एक रजिस्टर बनाया, 5 वर्ड लिखे, उसके 4 एंटोनिम 4 सिनोनिम, और उनको सर यूज करना है दिन में। जैसे ओके। सबसे पहले यही काम कर लो, इस तरीके से वोकेबलरी कंप्लीट हो जाती है। और सर इसमें तो बाकी सर आपको पता ही है, जैसे स्पोर्टिंग एरर्स का तो क्या है सर, काफ़ी चीज़ें सर फिक्स ही हैं, मीन्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो तो सर जैसे किसी भी टीचर से, अच्छे टीचर से हम पढ़ते हैं तो पता लग जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। जैसे कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, और कुछ चीज़ें मतलब ट्रेंडिंग में चलती रहती है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पोर्टिंग एरर में, तो वो हो जाते हैं। जैसे टेंस से भी एक स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लिया। तो कुछ चीज़ें, खास चीज़ें होती हैं जो कि टीचरों को पता होती हैं, तो वो हो जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो पता लग जाते हैं कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब स्पोर्टिंग एरर के। और बाकी तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम देखेंगे तो एनडीए का रिटर्न एक तरीके से देखा जाए परसेंटेज बेस में तो काफ़ी कम स्कोर करना होता है बाकी जैसे एग्जाम्स के हिसाब से। हम्म। तो इसमें भी सर वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो अच्छे से, प्रैक्टिस वगैरह करो तो हो जाता है। बाकी रेगुलर बेस पे जैसे सर कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक सब्जेक्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा दे देते हैं, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है सर। एनडीए की रिटर्न का सर यही सबसे ज़्यादा इशू है कि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं और हम उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो टाइम सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो अपनी स्ट्रेट, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका थोड़ा वीक है, तो जो वीक है उसको मॉडरेट लेवल पे लेके आना है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसमें तो अच्छा करना ही है। वो है सर। ग्रेट। बड़ा डिटेल में बताया तूने, थैंक यू सो मच। एसएसबी पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली आई गॉट टू नो अबाउट योर स्टोरी फ्रॉम बुद्धि राजा सर, ठीक है। बुद्धि राजा सर बड़े क्लोज फ्रेंड है हमारे चैनल के, 4 वीडियो बनाए हैं हमारे साथ, चारों सुपर डुपर हिट जाती है हमेशा जब भी वो चैनल पे आते हैं। तो उन्होंने बताया यार ये एक लड़का है, इसकी बड़ी कमाल की कहानी है। तो एलडब्ल्यूएस ने क्या रोल प्ले किया अपनी तेरी तैयारी में, वहां पे तूने क्या क्या सीखा, वो थोड़ा बता। और तूने खुद से भी क्या तैयारी की एलडब्ल्यूएस से निकलने के बाद? मुझे पता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे तैयारियां होती है बेतरतीब, वो हाँ थोड़ा शेयर कर ऑडियंस के साथ। सर, जैसे LWS गया था उससे पहले तो सर एकदम डायरेक्शन लेस था, क्योंकि सर हमारे इधर इतना कुछ अवेयरनेस है नहीं इसके बारे में। शायद मेरे आसपास के इसमें मैं पहला ही बंदा हूँ एनडीए में रिकमेंड होने वाला। बाकी इधर मुझे भी कुछ खास पता नहीं था। फिर जब मैं गया अकेडमी, तो मुझे तो मतलब ऐसा बहुत अच्छा भी लग रहा था, ऐसा फील आ रहा था कि हाँ मैं अब सही जगह पे आया हूँ, बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं सर। और सर बुद्धि राजा सर वाली स्टोरी बताऊं तो मुझे सर 3 क्रॉस मिले थे सर। जैसे मेरा वो हुआ था, मेरा पर्सनल रिव्यू दिया था सर ने, तो पर्सनल फीडबैक में मुझे 3 क्रॉस मिले थे। 3 क्रॉस सर वर्स्ट वो हो सकता है सिचुएशन, इससे बुरी कंडीशन हो नहीं सकती 3 क्रॉस से। 3 करोड़ की 3 क्या है? 3 क्रॉस सर,
जैसे है ना, 3 क्रॉस, ओके 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 फीडबैक का ऐसा सिस्टम है ना सर, अगर टिक ओके दिया है ओके तो मतलब आप हाँ, साइक में एक तरीके से पास होने लायक है, ओके ओके और क्वेश्चन मार्क मतलब थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्रॉस ओके मतलब मामला थोड़ा खराब है, ठीक गॉट करने इट की जरूरत गॉट है, इट 2 गॉट इट क्रॉस मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, और 3 क्रॉस मतलब कि आप अपना एसएसबी में पैसे खराब करने जा रहे हैं। लेकिन फिर सर हुआ क्या ना सर, मैंने क्या किया मेरे डोजियर में, जो जो सर ने नहीं करने के लिए बोला था वो सब कर दिया था। मेरा वो वाला ओके डोजियर ऐसा था ना सर, अगर उसको उठा के कोई बच्चा पढ़े और अंडरलाइन, जो जो चीजें अंडरलाइन की हैं सर ने, वो यूं सोच ले कि ये मुझे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रख के अपना डोजियर लिखता है वहां पे भी, एसएसबी में भी, तो भी सर उसका साइक तो क्लियर हो जाएगा। मतलब एकदम जो भी मतलब उल्टा ब्लैक, किया जा सकता है। एकदम ब्लैक डेमो था, हाँ एकदम सर, ब्लैक डेमो। कोई बच्चा जितना ज्यादा खराब साइक कर सकता है ना, उतना मैंने हाँ, कर दिया था उसमें, मतलब ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, डेथ सब कर दी थी, जिन चीजों के लिए मना किया जाता है ना सर, स्मगलिंग वगैरह सब जिसे कह सकते हैं, सब हाँ, किया था। फिर उसके बाद सर काफी सर साइक में तो सच बताऊं तो सर, फ्रेंड्स जब प्रैक्टिस की ना फ्रेंड्स के साथ में बात, वो सर जैसे सर ने मुझे बता दिया कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना है, लेकिन सर जब हम स्टोरीज लिख रहे हैं ना, तो सर वो चीजें अपने आप वो शो हो जाती हैं, क्योंकि इट इज इन आवर साइक, वो साइक हमारी साइकोलॉजी के अंदर से अंदर ही है ना सर, हम वो लिख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीजें फीड हो जाती हैं वो निकालनी, वो एक अनकॉन्शियस हो जाते हैं सर जब हम लिख हाँ, रहे एक होते हैं। स्टीरियोटाइप बैठ जाता है दिमाग में। हाँ, तो हमें पता भी नहीं लगता कि एक्चुअल में कि हमने क्या ब्लंडर क्या कर दिया उसमें। तो लिखने के बाद जैसे वो अंडरलाइन होता है सर, फीडबैक में बताते हैं कि तुमने देखो ये क्या लिखा है, फिर पता लगता है कि हाँ यार ये चीज मुझे मना की गई थी। फिर जैसे हमने प्रैक्टिस की ना सर, तो आप आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अपनी स्टोरी के साथ, बंदा है ना क्या होता है, चिपक जाता है कि यार ये मैंने लिखी है, इसमें मेरा हार्ड वर्क है, तो इसको ये गलत कैसे हो सकती है, इस टाइप का एक वो बन जाती है सर थॉट कि ये मेरी थीम है, मेरा आइडिया, एक इसको कैसे ऐसे बोला जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन सर जो दूसरा बंदा है वो आपको बता देता है, अगर आप किसी और के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि फीडबैक जब आता है कि वो सच्चाई बताता है कि देखिए तूने ये कर दिया है, यहाँ पे ये कांड किया है तूने, इसको ये लिख दिया, तो फिर हमें पता लगता है कि नहीं, अब की बार मैं लिखूंगा ऐसा कुछ, ऐसी स्टोरी लिखूंगा, तो मुझे ये नहीं लिखना है कम से कम। तो सर साइक का तो ये है कि आपको कुछ उल्टा नहीं करना है, मीन्स कुछ नेगेटिव नहीं करना है, बाकी साइकोलॉजी निकल जाती है, मतलब साइक टेस्ट जो होता है उसमें निकल जाता है बंदा, अगर आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे हो कुछ काम, अगर सीधा सीधा सिंपल सा नॉर्मल सा लिखना है, ऐसा कुछ बहुत अच्छा कुछ करना ही नहीं है सर। साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं कि बंदा संग की या फिर बंदे के दिमाग में कुछ गड़बड़ी तो नहीं, वो है। दोस्तों के साथ सब बहुत प्रैक्टिस की थी इसकी, जैसे हम आ गए थे एकेडमी से, उसके बाद नोट्स वगैरह तो बनाए थे ठीक ठाक, और पता था कि हाँ क्या नहीं करना है, क्योंकि एक बार डोजियर लिख दिया था ना पहले ही, मॉक साइकोलॉजी टेस्ट दिया था मैंने, तो मुझे पता लग गया था, जिसके 3 क्रॉस है उसे पता ही है कि उसने क्या क्या काम किया है उसने। तो मुझे पता था कि अब क्या क्या ग्रेट। नहीं करना है। तो अब क्या था सर, थीम्स एक्सप्लोर करनी थी, और थीम्स में सर ऐसा नहीं है कि जैसे हम थीम्स में मतलब कि बहुत ही कई आप हाई करते हैं, हाई आईक्यू थीम्स नहीं लेके आनी है, मतलब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम 10+2 एंट्री है सर, थोड़ा लिमिटेशन में, ऐसे नहीं कि बंदे को कुछ ही बना दिया, एस्ट्रोनॉट ही नहीं बना गुड। दिया, वो है। और सर एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगा ना सर, थीम इतनी मैटर नहीं करती है सर, आप हाँ, जैसे वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी को, जो आप करेक्टर उसमें लिखते हो वो आपकी पर्सनैलिटी को, फिर वो देखता है कि इस सिचुएशन में आप क्या क्या काम कर सकते हो, आपका दिमाग एक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्या सोच लेता है तुरंत की तुरंत, कि हाँ भाई इस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो है। आप किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनका आइडिया लगा सकते हो, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, वो चीजें देखी जाती हैं। आप प्रेजेंट सिनोरियो से कितना रिलेट कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस कैसी है आपकी, यहाँ की कौन सी स्कीम चल रही है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर मान लो कुछ जैसे कि क्या अच्छा किया जा सकता है, कि जैसे कि सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, आपने कौन सी प्रॉब्लम है जो आपने अपनी रियल लाइफ में देखी, और उसका सॉल्यूशन आप स्टोरी में उस पिक्चर को देखा कि हाँ यार ये इशू मैंने भी देखा है, तो इस इशू को कैसे सोल्व किया जा सकता है। जैसे बुद्धिराजा सर बताते हैं, ये PRO फॉर्मूला, प्रिवेंट, रिड्यूस हम्म, एंड ओवरकम, ऐसे कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे ओवरकम, हाँ हमारे नेगेटिव है चैनल पे भी जैसे, बताया उन्होंने, हाँ हाँ, सेम तो चीज इस बताई। चीज को ध्यान में रखना है, जैसे मान लो स्टोरी में कुछ नेगेटिव है तो है ये चीज, तो नहीं तो सर नॉर्मल स्टोरी है तो आप उसमें देखो कि आप कैसे चीजों को यूटिलाइज करके कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ अच्छा, वो है।
बाकी तो और जैसे पर्सनल अगर साइक की तो सर इतना ही है कि कुछ उल्टा नहीं करना है, सीधे सीधे अच्छे इंसान की तरह ही है कि हाँ मतलब कुछ ग्रेट। उल्टा सीधा काम नहीं करना है, ड्रग्स व्रग्स वाली स्मगलिंग नहीं करानी है। यही इशू आता है सर सबसे ज्यादा, कि कुछ स्टोरी वगैरह दिखा दी ड्रग्स वगैरह वाला, ये सब सिचुएशन नहीं करवानी है। और तो ग्रेट। सर, और सर जैसे अगर हम इसमें जाते हैं इंटरव्यू में, सर पर्सनल इंटरव्यूज आपको पता ही है, जैसे स्टार्ट तो CIQ से होता है नॉर्मली, जो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं, जो पता ही है रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं अच्छे हम्म, खासे। उनका तो सभी को पता होता है कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाने वाले हैं। फिर भी अगर कोई प्रिपेयर नहीं करे उन क्वेश्चंस के बारे में, तो फिर तो एक वो डेडिकेशन की कमी कह सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस का तो, और सर मेन इंटरव्यू में जो पॉइंट है ना सर, वो है कि रीजंस, आप कोई आंसर दे रहे हो उसके पीछे रीजन कैसा है। अगर आप कोई सिली से रीजन की जैसे कोई आंसर कुछ सही या गलत नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है ना, वो डिपेंड करता है। अब जैसे फेवरेट टीचर आपका कौन था, उसके पीछे आप क्या रीजन देते हो, वो मायने रखता है। अभी कुछ भी मतलब उल्टा सीधा रीजन दे दिया, कि जैसे मान लो कि मेरे से पूछा जाए कि हाँ फेवरेट टीचर क्या है, मैंने कह दिया सर मेरे मैथ्स के टीचर थे, वो मेरे फेवरेट टीचर थे। तो क्यों थे कि मुझे मेरे मैथ में अच्छे मार्क्स आते थे। तो ये तो एक सिली सा रीजन हो गया। अभी मैं मुझसे भी यही पूछा गया, सभी से पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स होते हैं सभी से पूछा जाता है कि फेवरेट टीचर कौन सा था तुम्हारा। तो मैंने बोला कि सर मेरे जैसे हमारे स्कूल में थे 10th क्लास में मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, रामकरण वर्मा सर, है ना। तो पूछे क्यों थे, तो सर वो एक गवर्नमेंट टीचर थे, फिर भी वो इतना डेडिकेशन से पढ़ाया करते थे ना सर हमको, बहुत ज्यादा। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस, गवर्नमेंट टीचर्स कहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, वो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस तक लगाते थे कि मतलब काफी ज्यादा मतलब जो चीज उन्हें करना जरूरी नहीं है ना, फिर भी अपना बहुत ज्यादा एफर्ट डालते थे। तो सर एक क्वालिटी है बंदे में, इस क्वालिटी के रीजन से मेरे वो फेवरेट हैं। तो आपके हर चीज के पीछे अच्छा रीजन होना चाहिए, जिस जो कि आपकी भी दिखाता है। जैसे अब मैंने उसको बताया तो उन्हें भी ये समझ में आया, उन्हें भी ये फील हुआ कि हाँ ये खुद जब इसे एफर्ट डालने वाले लोग पसंद है, तो ये भी आगे चल के अपने काम में को मतलब अच्छे से एफर्ट डाल के ही करेगा अच्छे तरीके से, वैसे काम चोरी नहीं करेगा। वो है। SSB पे आते हैं। तो PPDT का स्टोरी क्या था तुम्हारा? सर PPDT का जैसे एक टेबल थी, स्कूल की पहले एक लाइब्रेरी सेकेंड मान लो एक सर। सेकेंड एक सेकेंड, स्क्रीनिंग में कितने लोग आए थे? रिपोर्टिंग कितने लोग की? स्क्रीनिंग में सर स्क्रीनिंग में सर 14 या 13 स्टूडेंट्स थे। नहीं नहीं, टोटल रिपोर्टिंग कितनी थी बैच की? 128 की थी सर। और ओके। ओके, हाँ और कितने स्क्रीनर हुए? 62 के समथिंग हुए थे सर। ओके ओके, अब बता अपनी हाँ, स्टोरी, सॉरी। जैसे एक टेबल थी उसके अराउंड 7 कैरेक्टर्स बैठे थे सर। मैंने अच्छे से काउंट कर लिया था 7 थे, काफी बच्चों ने उसको 5 लिख दिया, किसी ने 6 लिखा है, मतलब वो भी काउंट नहीं किया कई बच्चों ने। और सर वो कुछ जैसे नोटबुक खुली हुई थी, और नोटबुक खुली हुई थी, वो कोई डिस्कशन वगैरह कर रहे थे, और पीछे और भी बुक्स वगैरह थी, मतलब लाइब्रेरी का सीन था एक। तो उसमें जैसे मैंने क्या स्टोरी लिखी है बतानी है। तो मेरी तो थीम सर एक अवेयरनेस कैंपेन था, कि कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके। हाँ एक अवेयरनेस कैंपेन, वो भी ट्री प्लांटेशन के बारे में था, कि हाँ मतलब एक ट्री प्लांटेशन कैंप लगाएंगे और लोगों को मतलब उसके बारे में अवेयर करेंगे कि ओके। हाँ। सर एक्चुअल में क्या है ना, अभी भी आपको पता ही होगा कि जैसे AQI वाला अभी कितना सीन चल रहा है, हाँ 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 दिल्ली का AQI 450 हाँ के समथिंग चल रहा है। हाँ। तो वही चीज थी सर। आपको बताइए दिल्ली से तो सब लोग, दिल्ली में तो गए होते हैं, तो पता ही है कि पोल्यूशन वाला क्या इश्यू चल रहा है। तो मैंने इसी रीजन से मतलब थोड़ा मुझे लगा कि ट्री प्लांटेशन वाला लगा देना चाहिए। मतलब इतना कोई बेहतरीन वो नहीं था कि हाँ मतलब थीम की वजह से स्टोरी अच्छी हो गई। बट उसके बाद सर मैंने जैसे ये लगा दिया कि हाँ ट्री प्लांटेशन ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद सर इसको तो मैंने और कर रहे हैं यहीं तक सीमित नहीं किया, उसके बाद लिमिट नहीं किया, उसके बाद ये बताया कि हाँ जो ये लीडर है, इसने क्या किया कि इसने जैसे अपने टीम मेंबर्स हैं उनको काम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, कि जैसे एक बंदे को लगा दिया कि ये ओके, इक्विपमेंट्स लाएगा, एक बंदे को ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स दिखा दिए, हाईलाइट ऑर्गेनाइज, कर हाँ दिए। एक को दे दिया कि आप ये वेन्यू ढूंढेगा, और एक को दे दिया कि ये यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन से पेड़ कौन से जो ट्रीज हैं वो प्लांट करने हैं, ये देखेगा। तो मतलब इस तरीके से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद सर एक आउटपुट क्या निकला आपका, हमने जब कैंपेन मतलब ये कैंप लगाया, तो उसके बाद लोगों को पता लगा कि हाँ ट्री प्लांटेशन किस लिए, इसकी नीड क्या है। और फिर उसके बाद सर जैसे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया,
और उसके बाद सिटी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अच्छा हो गया। मतलब इस तरीके से ग्रेट, कुछ। ग्रेट। अच्छा, इस पे आते हैं साइक वाले पार्ट पे। तेरी ब्लैंक स्टोरी क्या थी? और सर SRT WET कितने की है, वो बता थोड़ा ऑडियंस को। सर सबसे पहले तो ब्लैंक स्टोरी तो सर मैं कबड्डी प्लेयर था सर। काफी ओके, 2.5 साल कबड्डी खेली है मैंने ओके, रियल में भी। तो ओके, सर तो इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी जैसे कि मतलब वो उसी की एक खेलो इंडिया यूथ चैंपियनशिप वगैरह उसमें पार्टिसिपेट किया है स्कूल ने। तो ओके, अपनी टीम के साथ बहुत ही मतलब काफी प्रैक्टिस की, अच्छा शेड्यूल बनाया, डाइट फॉलो ओके। की, प्रैक्टिस की, स्किल्स में उस पे इम्प्रूवमेंट बना किया दिया। टीम मेंबर्स के खुद के प्रैक्टिस कर गॉट इट, करके। गॉट इट। और इस तरीके से वही प्रैक्टिस के साथ में स्किल्स पे फोकस करके जिता दिया सर। WAT SRT कितने कितने की है? सर WAT सर वैसे तो एंड तक तो कंप्लीट पहुंच गया था, लेकिन सर बीच बीच में कुछ 7-8 वर्ड्स छूट गए थे सर। मतलब ओके, कोई तो स्पीड की वजह से तो नहीं छूटा था, किसी किसी वर्ड का सर मीनिंग ही नहीं पता था मुझे, ओके, तो इस ओके, वजह से ओके। वो छूट गए सर। फेयर इनफ। और सर SRT तो 45 ही थी सर। ओके, फेयर, फेयर, नॉट बैड। और इंटरव्यू पे आते हैं, तो इंटरव्यू में तो PIQ में लिखा होगा अग्निवीर है ना? नाम में यही लिखा था सर, AGVUT निखिल सिंह राठौर, एज ओके, अग्निवीर अंडर ग्रेट। ट्रेनिंग। ओके, तो फिर क्या उन्होंने क्वेश्चन डाला इसके रिगार्डिंग? सर इसका रिजल्ट ये था कि मेरा इंटरव्यू 1 hour 20 minute चला था। ओ भाई। और सर मैं इतने पे ही लिमिट नहीं किया, मैंने उसमें जियो पॉलिटिक्स हॉबी भी लिखी थी। मतलब मेरे से पूछो, मुझे कंटेंट देना है, पूछो हाँ मुझसे। सर वैसे बच्चों को ओके। लगता है कि जैसे मैं अगर ये लिख दूंगा तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हम्म, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन सर जितने ज्यादा मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका मतलब कि मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें इट पता लग कैन इवन वर्क इन योर फेवर। यही सर। अभी बिल्कुल। उन्हें उन्होंने सर मुझे मतलब काफी टेस्ट किया था, मतलब इतने ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि किसी कोई लीड उन्हें मिल गई ना तो उसके वो कितने एंड तक ले जा सकते हैं ना, उतने एंड तक गए। तो स्टार्टिंग से जैसे CIQ वगैरह पूछे जाते हैं वो तो नॉर्मली है, आपको पता है कि कहाँ से एकेडमिक्स के बारे में एक सवाल होता है, 8 to 10+2 तक का कंप्लीट हो बताओ। तो और उसमें सर उन्होंने इस तरीके से पूछा कि तुमने इसी इसी क्वेश्चंस के साथ में कि तुमने कौन से स्पोर्ट्स में कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, फेवरेट टीचर और वो फेवरेट क्यों है, और ये सब आपने जो सब्जेक्ट चूज किया वो सब्जेक्ट भी क्यों चूज किया, जैसे साइंस जैसे जो स्ट्रीम आपने ली है मैथमेटिक्स एंड साइंस वो क्यों ली। ये मतलब कंप्लीट रीजन के साथ में रिजल्ट के साथ में वो बताना है। और अभी आप क्या कर रहे हो वहां तक, मतलब कि 8 से लेकर अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो एकेडमिक्स, और जो भी आपने कुछ भी किया है ना, मतलब काफी अच्छा खासा वो था रैपिड क्वेश्चन। उसमें मैं यूं मान लो कि हाफ एन आवर तो उसी में लग गया, उसी के आंसर में ही। ऐसा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। बीच में एक बार तो मैं यूं भी हो गया था, मैंने सच बोल भी दिया कि सर कुछ रह गया है वो बताओ, कुछ इसमें से मैंने छोड़ दिया है वो बता दूं। काफी अच्छा खासा है, मतलब मैं खुद भी सोच रहा था मैं इतनी देर से खुद ही बोले जा रहा हूँ, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसका आंसर ही खत्म नहीं हो रहा है इतनी देर से। चलो। ग्रेट, फिर ग्रेट, ग्रेट। फ्रेंड्स वगैरह के बारे में आया कि आपके फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बताइए। तो ओके। सर वैसे मैं खुद भी बताना चाहूंगा यहाँ पे भी कि सर फ्रेंड्स का बहुत रोल है सर मेरे रिकमेंडेशन में भाई जो मेरा जाता है। डॉग आ गया मेरे पास खेलने मिलने के लिए। इसको पता नहीं, अभी अभी मिल रहा है इसको टाइम। कंटिन्यू यार, सॉरी। सो सिट। ये भी इंटरव्यू जाओ, लेने लग गया है। जाओ मंकी लेकर आओ। सो जाओ मंकी लेकर आओ। लेकर आएगा मंकी। कंटिन्यू यार, क्या बोल रहा था? हाँ फ्रेंड्स वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, फ्रेंड्स का सर काफी रोल रहा, जैसे अब मैं जैसे निकला था SSB के जैसे 21 days का कोर्स कंप्लीट करके, तो घर जाके हमने ग्रुप बना लिया था। बेसिकली हम हाँ, 3 लोग थे ग्रुप में, तो हम 3 में से हम 2 रिकमेंड हो गए, और एक और थी फ्रेंड, तो उसके चोट वगैरह लगी हुई थी, तो भाई जो भी रीजन है वो रिकमेंड कॉन्फ्रेंस आउट हो गई। तो हम ओके, लोगों ने इतनी मेरी साइड तो एक्चुअली उसने ही काफी ठीक करी थी, क्योंकि ओके। हम प्रैक्टिस काफी किया करते थे आने के बाद। सर आपको पता ही समर वेकेशन का टाइम था, ना कोई कॉलेज ना हाँ, कुछ और। हमने सर सबसे पहले वाला बैच ज्वाइन किया था,
3 मई वाला। ओके ओके 1 मई को रिजल्ट आया, 3 मई वाला बैच ज्वाइन किया हमने। तो उसी टाइम पे करके, और मतलब काफी टाइम मिल गया प्रैक्टिस के लिए। तो घर ओके आके बहुत अच्छे से खूब, यही काम था और कोई काम भी नहीं था सर। ओके अच्छा, वेकेशन चल रही थी, तो सुबह से लेकर शाम तक यही, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक वही कर रहे हैं। फिर 3 बजे से लेकर वापस से 6-7 बजे तक यही कर रहे हैं। लेक्चरेट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। बस यही चल रहा था। अच्छे से मजा भी आ रहा था इसमें सर। जियो पॉलिटिक्स हॉबी है तो सर एसएसबी की प्रिपरेशन में बहुत मजा आता है। हाँ ये बिल्कुल। जियो पॉलिटिक्स हॉबी है तो बहुत अच्छा लेक्चरेट लगता है। जीडी सब में आसानी हो जाती है नेचुरली। और तेरा वही है सर। इंटरव्यू भी आधे से ज्यादा तो उसी के ऊपर हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि तूने वो हाँ टॉपिक ही लिख दिया, है हाँ ना। सर, अब फ्रेंड्स वगैरह के अग्निवीर बारे के में भी रिगार्डिंग बताया। क्या पूछा उन्होंने, वो बता। अग्निवीर के रिगार्डिंग। सर सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा यही कि आपने ज्वाइन ही क्यों किया जब आप ऑफिसर एंट्री के लिए आ रहे हो, अग्निवीर ज्वाइन क्यों किया। सर मैंने बोला कि सर मैं कॉलेज से वैसे ही ड्रॉप ले चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली पे मैं फाइनेंशियली बर्डन डालूं अपना, क्योंकि इधर आने के बाद भी ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम्म अंदर से काफी कंपेरेटिवली, मतलब अंदर भी जाने के बाद बहुत वो हैं, और इधर से मैं जाऊंगा तो मतलब वही बोला कि फाइनेंशियल, फर्स्ट रीजन वाज कि मुझे फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना था। सेकंड वाज कि मतलब डिफेंस फोर्सेस का एक्सपोजर काफी अच्छा मिलेगा। इस वजह से मैं वहां पे जाने के बाद सर काफी कुछ सीखा। बच्चे मतलब जैसे कहते हैं कि पंक्चुअलिटी वगैरह तो अलग बात है। वहाँ जैसे एक बार डिफेंस फोर्सेस में कोई जाता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। मीन्स कि ये नहीं है कि वो किसी पे ये काम छोड़ रहा है कि मेरा काम ये इंसान करेगा। उसको सब कुछ खुद करना होता है, और एकदम एक्यूरेटली करना होता है, और सब कुछ टाइम पे करना होता है। वो बहुत कुछ सिखाते हैं। अंडर ट्रेनिंग बंदा जब बाहर निकलता है ना, तो वो कॉरपोरेट में भी जाता है तो एक हाई लेवल का बंदा होता है, क्योंकि उसके पास वो 4:30 बजे उठ रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी 3-4 घंटे एक्स्ट्रा है उस बंदे से जो कि सुबह 7 बजे उठ रहा है। वो वैसे ही बहुत आगे रहता है। वो वाली सिचुएशन है अभी सर। जैसे काफी सारी चीजें अंदर के अंदर ही पता लगी कि जैसे सर जनरल अवेयरनेस वाली चीजें, फिर वो कि मतलब आपके, जैसे मैं ट्रेनिंग में था, तो कि वहाँ का रैंक स्ट्रक्चर क्या है, अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं कि कौन, मतलब स्ट्रक्चर कैसे है कि सबसे पहले कौन, सबसे हाई रैंक क्या है, और उनके पास डेजिग्नेशन क्या है। हमारे ईओसी वगैरह हैं, चीफ इंस्ट्रक्टर, सीनियर इंस्ट्रक्टर, स्क्वाड्रन कमांडर वगैरह जो भी हैं। तो इन सब से रिलेटेड कुछ भी। और ज्वाइन करने का रीज़न तो सर आपको बता ही दिया है, कि जैसे फाइनेंशियल बर्डन, और अंदर एयरफोर्स का ही एक्सपोजर मिल गया। और सर एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने पूछा कि आपने कोई और एग्जाम नहीं दिया, तो मैंने बोला नहीं सर, जाना एयरफोर्स में ही है। तो मैंने अग्निवीर भी एयरफोर्स का ही ज्वाइन किया। तो वो है। अभी एनडीए में फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है तेरा? एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए रिकमेंड हूँ। अच्छा तो फ्लाइंग फिट सीपीएसएस डन। यस सर। माय गॉड, तू मतलब हो सकता है एक अग्निवीर से एक फाइटर पायलट बन जाए कल को। हाँ सर, यही तो। वाओ, सर वर्स्ट केस सिनेरियो से लेके, और जैसे कह सकते बेस्ट हैं सर, केस मानते हैं सिनेरियो। कि एनडीए में बेस्ट केस सिनेरियो जो होता है फ्लाइंग तक का, तो वहां तक की कर सकते हैं सर। ग्रेट एक्चुअल यार। में जैसे बच्चे होते हैं ना सर, काफी डिमोटिवेट होते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से कैसे पहुंचूंगा, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। तो मेरे तो सर जो रिटर्न में जो सबसे जो मेन पिलर होते हैं वही बहुत वीक थे। फिर भी हो गया कैसे तैसे करके। मेहनत काफी। करेगा तो कोई भी अपना सपना पूरा कर सकता है। पहला हिंदी मीडियम नहीं है हमारे चैनल पे, बहुत आए हैं और कितने नहीं आए हैं और एकेडमी पहुंच गए हैं। तो तुम भी कर सकते हो, अपने पे यकीन रखो और अपने आप पे काम करो। अगले निखिल सिंह राठौर तुम भी बन सकते हो। बिल्कुल सर, कोई भी बन सकता है सर। जो बिल्कुल ग्रेट। पढ़ाई में कुछ भी अच्छा नहीं है ना सर, वो भी बन सकता है। बस एक बार माइंड सेट वो बनाने की, वो माइंड सेट एक बार डिसाइड करने की नीड है सर, कि बस मुझे करना तो है तो कैसे भी मैं करूंगा। गिव अप अग्निवीर जी, करने के आपने रीजंस बहुत इंडिविजुअल सारे होते हैं सर। ऑब्स्टेकल्स कितने किए तूने? सर एक्चुअल में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल सर कराए नहीं थे सर हमें। क्यों, बारिश? बारिश हो रही थी सर देहरादून में, बहुत भयंकर वाली। पूरा वो मतलब खराब हो गया था सर काम। ओ सर ये भाई। नुकसान हुआ सर हमको इससे काफी। हाँ, मेरिट में हो सकता है फर्क पड़ा हो, आई डोंट नो, सर बाकी तो क्या। मेरा जो बैच था ना सर, मैंने 5 बच्चों के चेक किए सर, एसएसबी के मार्क्स, तो अंडर 400 है सर। 13 बच्चे रिकमेंड हुए थे सर मेरे बैच से, मतलब हमारी रिपोर्टिंग जो हुई थी उसमें से 13 रिकमेंड हुए। उसमें से सर मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं सर अंडर 400 हैं। मेरे 394 हैं। बाकी जिन बच्चों को मैं जानता था उनके चेक किए तो 394 से नीचे नीचे ही आ रहे हैं।
तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स का कहीं ना कहीं इसमें रोल था, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कराए नहीं फिर हमको। और सर मुझे वैसे मुझसे तू करवाते कितने तो कर लेता है एलडब्ल्यूएस में, कितने किए तूने? 16 करे थे सर मैंने। माय गॉड। सर फिजिकली तो फिट था ही मैं, आपको पता ही है, हाँ, फिर इधर अग्निवीर चला है गया तो था। कर ही लेगा। सर वहाँ ग्रेट पे यार, ग्रेट। 25 फीट्स की वो रोप क्लाइंबिंग हो जाती है, तो फिर इधर ये तो इधर क्या ही हाँ, चलता है। अच्छा इस पे आते कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, कितनी देर चली कॉन्फ्रेंस, क्या पूछा उन्होंने? वो लेस देन बता। 1 मिनट सर। ओके, कुछ तो भी बस वही, सजेशन, हाउ वाज योर स्टे, कंफर्टेबल, एनी सजेशन, जाओ। सर सजेशन भी नहीं मांगा सर मुझसे तो। ओह ग्रेट। एक्चुअली में सर मुझे यूं भी नहीं बोला कि हाँ कोई सजेशन। मैं मुझे लगा कि पूछेंगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। उन्होंने पूछा स्टे कैसा है, मैं बोला फाइन सर, और मतलब सब कुछ ही बढ़िया था, ये बोलते ही ओके देन गो। अच्छा, अग्निवीर वाले यूनिफॉर्म में देते हैं एसएसबी या पूरे नहीं सर, विदाउट सीरीज यूनिफॉर्म। में? सर अंडर ओके। ट्रेनिंग था ना सर, तो अंडर ओके, ट्रेनिंग की तो रैंक लगती नहीं है सर। नहीं ट्रेनिंग वाली यूनिफॉर्म भी तो होती है तुम्हारी फिर? सर ट्रेनिंग वाली होती है, पर जब तक आपके रैंक नहीं लगती है ना, तब तक वो यूनिफॉर्म, जैसे वो जो ओथ ओके। सेरेमनी होती है ना, उसके बाद ही आप उस ओके, रैंक का मतलब वो वियर कर सकते हो वो रैंक। कसम परेड के बाद ही हाँ, होता है कसम सब? परेड के बाद ही ओके, ओके, वो गॉट यूनिफॉर्म इट। के वो। अच्छा, इस पे आते हैं अब, रिकमेंडेशन का जब चेस्ट नंबर बोल रहे थे वो, ठीक है, सर तो इसमें भी बड़ा वो मतलब, वो मोमेंट बता, शेयर कर, बिकॉज तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था, क्योंकि मतलब तू एकदम नीचे से उठ के आए वाला बंदा है, मतलब एकदम नीचे देखा है तूने बॉटम लेवल पे, और एकदम टॉप पे। तो वो कैसा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा था, व्हाट वर योर इमोशंस, फिर पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, वो थोड़ा शेयर कर यार। सर डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था सर, पता नहीं ऐसा क्यों था, मतलब उस टाइम पे इतना डर नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने मेहनत तो बहुत की है, हार्ड वर्क काफी किया था, प्रैक्टिस वगैरह जितनी की जा सकती थी उतनी प्रैक्टिस की थी, मतलब बहुत प्रैक्टिस की थी। तो मुझे लगा कि अभी मैंने तो मेरा मुझे तो रिग्रेट आएगा नहीं, चाहे कुछ भी आए रिजल्ट, मुझे रिग्रेट नहीं आएगा कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत और मेहनत कर लेता तो हो जाएगा। तो सर जैसे ही उन्होंने बोला, मुझे लगा था कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है चांसेज। क्योंकि सर मतलब जो वहाँ पे था सेंटर, उसमें भी मतलब ज्यादातर हो रहा था कि हाँ अग्निवीर एक बंदा, अग्निवीर ही नाम से उन्होंने वो कर रखा था, अग्निवीर और राठौर, कि हाँ एक बंदा है, इसका रिकमेंडेशन ओके। काफी चांसेस हैं। तो मुझे लगा ओके। ठीक है हो जाता है तो, नहीं तो ठीक, कौन सी ट्रेन से जाना है ये देखते हैं। पर सर उन्होंने जैसे ही बोला 13, चेस नंबर 13, तो सर अंदर से सर ऐसा लगा कि हाँ आज मतलब कुछ कर लिया है लाइफ में, आज फील हुआ कि हाँ इतनी मेहनत वगैरह। सर लग ही रहा था सर, 2.5 साल से जब से 12th की थी उसके बाद से चल ही रहा था प्रोसेस। कभी काफी टाइम मेहनत की है, तो फिर जब इतने टाइम के बाद रिजल्ट मिलता है तो सर अंदर से खुशी बहुत होती है। एक बार जो भी मतलब जैसे अगर आप मतलब बहुत टाइम तक प्रिपरेशन करते रहते हो ना सर, तो लोग भी पूछने लग जाते हैं कि भाई कब तक प्रिपरेशन करेगा, कब तक लाइब्रेरी जाएगा। और फिर सर मैंने तो काफी कुछ छोड़ दिया था, जैसे कॉलेज वगैरह भी मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि सर वो काफी दूर था वगैरह, कोप अप नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो नहीं हो पा रहा था एटलीस्ट, क्योंकि मैं मेरी एकेडमिक्स इतनी वैसे बहुत एक्सीलेंट लेवल की थी नहीं। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बहुत बहुत खुश हुआ सर उस टाइम पे तो। पर सर क्या हुआ, जैसे ही 13 बोला ना सर, तो 17 खड़ा हो गया सर। अब मैं कंफ्यूज कि ये बंदा खड़ा हुआ है, तो ऐसे ही तो वो भी खड़ा नहीं होगा। तो उसको मैंने देखा कि हाँ 13 भी खड़ा हो गया, 17 भी खड़ा हो गया। फिर एक बार तो मैं बैठने वाला था, तो फिर डीएसओ मैडम थी जो हमारी, उन्होंने बोला बेटा बैठ जाओ। अब 17 को बिठा दिया। तो फिर मुझे लगा चलो अब चलते हैं, बच गया। नहीं तो एक बार तो ग्रेट, मुझे। बढ़िया और है। सर फिर पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश हो गए थे सर, पापा तो मतलब एकदम वो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं ना सर, वो वाली सिचुएशन थी। मेरे तो फिर भी आंसू नहीं आए थे। मैं तो अपने जैसे सर ऐसा, इस चीज का जब रिजल्ट आता है ना सर, तो वो सिचुएशंस याद आती हैं जो आपने पहले फेस की होती है ना सर। वो सब कुछ याद आता है एक एक बार कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ में। कोई बात नहीं, आखिरकार रिजल्ट मिल गया इतने हार्ड वर्क का। सबकी सर काफी स्टोरीज सबकी अलग अलग होती है, यही तो रीजन है सर
कि कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ आप ये चीज फॉलो करोगे ना, आप ये आंसर दोगे तो आप एसएसबी क्रैक कर लो। सबकी कोई इस अपनी कहानी और सब अपनी कहानी के हीरो हैं। हाँ सर, हैं? यही चीज है सर, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो चीजों को। अभी और सर जैसे इंटरव्यू का बताऊं सर, इंटरव्यू में एक और चीज है सर, जैसे इंटरव्यू वाली पैटर्न पार्ट को हमने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था। तो हम्म, सर जैसे हम जैसे हमारी जो भी प्रेफरेंस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जितना आप जैसे नॉलेज गैदर कर सकते हो ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो जितना हम कर लेना उतना ही बेटर है सर। क्योंकि हम जो हमसे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं सर, जैसे मुझसे जैसे कोई भी फ्लाइंग के लिए जा रहा है ना, एयरफोर्स के लिए जा रहा है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन होता है कि हाँ कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाहोगे। तो सर ये हमें पता है डेफिनेटली कि ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछा, फिर भी अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करके जाएं, अब क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हाँ बस मुझे ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करना है तो बस बात यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छे से पता है कि हाँ इसको वो वहां तक लेके जाएंगे जहां तक कि ले जाया जा सकता है। जैसे रिप्लाई करा मैंने, बोला सर कि राफेल, अब इसका भी रीजन दो कि हाँ क्यों राफेल, राफेल क्यों। अब वो उसका रीजन आप, अलग अलग इंसान का अलग अलग रीजन होगा कि हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि सबसे मॉडर्न यही है, इसके एवियोनिक्स एवियोनिक्स बेटर हैं और 4.5 जनरेशन है, ऐसे ऐसे। अब जब मैं आंसर दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं आंसर क्या दे रहा हूँ। आंसर में जो एक वर्ड मैंने यूज किया है ना, उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि वो वर्ड ही क्वेश्चन है नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगली हम्म, लीड वहीं से पकड़ेगा, सो यू हैव टू नो 4.5 जनरेशन का क्या मतलब क्या है, है। एवियोनिक्स का क्या मतलब है, एंड मैक्स स्पीड का क्या मतलब है, वो पता होना चाहिए तुम्हें, तुम हाँ क्या बोल रहे हो, वही अगला सवाल है। यही सर, यही तो रीजन है कि मतलब वो यही चेक कर लेता कि हाँ आप सिर्फ कहने को पैशनेट हो या आप रियल में भी पैशनेट हो। जो बंदा पैशनेट होता है उसे तो सुनाई देगा ना 4.5 जनरेशन, ये होता है क्या है। 4.5 जनरेशन क्या होता है, फिर फिफ्थ जनरेशन वगैरह के बारे में भी मुझसे पूछा कि फिफ्थ जनरेशन, अच्छा तो बताओ फिफ्थ जनरेशन क्या होता है। मुझसे पूछा ये क्वेश्चन उन्होंने, तो मैंने बोला कि सर स्टेल्थ होना चाहिए, सुपर क्रूज होना चाहिए। और मुझे पता है कि ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं इन पे भी क्वेश्चन आने वाला ही है। और सर मैं बोले जा रहा था सर, क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में सर, एक फ्रेंड है सर, आपको पता हो तो, LWS से ही है, शकील नाम है उसका, 171 रैंक है उसकी भी, फ्लाइंग के लिए था। ओके ओके ओके। अभी तो शायद उसका मेडिकल का काफी इशू चल रहा है, RMB आने वाला है उसका। तो एनडीए में जैसे 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में होगी, एनडीए पुणे खड़गवासला में है। फिर उसके बाद AFA में होगी 1 ईयर की ट्रेनिंग। नॉर्मली जो ग्रेजुएट एंट्री वाले होते हैं उनकी 1.5 ईयर की होती है, हमारी 1 ईयर की होती है। फिर उन्होंने बोला कि आप फ्लाई कब, मतलब ये AFA में फ्लाई कौन से एयरक्राफ्ट करोगे, तो सर किरण और किरण पिलेटस पिलेटस PC-7 वगैरह ये सब फ्लाई करेंगे। उसके बाद एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग कर्नाटक बिदर में होगी वगैरह। मतलब वो इन्होंने मतलब ये जो लीड थी ट्रेनिंग वाली, इसको भी कंप्लीट एंड तक पहुंचा दिया कि हाँ एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग तक भी कहाँ तक इसको पता है कि ये रियल में फैसिनेट मतलब पैशनेट है कि नहीं है, ये एयरफोर्स में रह के आया है इतने दिन, तो इसने कुछ वहां से सीखा कि नहीं सीखा है, वो है। तो ये ग्रेट सब काफी फायदा हुआ वहां जाने का। GS के एक एक सब्जेक्ट होता है तो पता लग गया वहां से भी काफी। ग्रेट तो ऑफ अग्निवीर, आई एम श्योर तू पीछे मुड़ के देखेगा तो हंसेगा जब तू एयरफोर्स में कमीशन हो जाएगा और अग्निवीरों को देखेगा, तो तू मतलब खुशी से वो हो जाएगा कि यार मैं भी कभी अग्निवीर था, अब मैं ऑफिसर हूँ। तो तू भी कईयों को इंस्पायर करेगा कि यार तुम भी पुट इन करो एफर्ट और इधर आओ, ऑफिसर के साइड आओ। श्योर। सर मुझे जब ग्रेट यार। सबसे ज्यादा अच्छा सर, मुझे तब लगा ना सर, जैसे मैं रिकमेंड होने के बाद गया ना सर अकेडमी, वापस से अपने ट्रेनिंग अकेडमी, तो सर कुछ बच्चे आए मेरे पास जो कि एनडीए में SSB में आउट हो चुके थे 2-3 बार। वो अभी अग्निवीर वायु में है, सर्व कर रहे हैं। तो वो आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि भाई यार तूने ना ये होप मुझे वापस लौटा दी कि मैं अभी भी ऑफिसर बन सकता हूँ। बिल्कुल नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल बन सकते हैं। मैंने एक बार तो छोड़ दिया था कि अब बस अब यही मैं बन के रह गया हूँ, अब ऐसे ही कुछ प्रिपरेशन छोटी मोटी करनी पड़ेगी। नहीं लेकिन नहीं ऐसा तुम्हारा नहीं। जब से मैंने सुना है ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ अभी अभी मौका है मेरे पास, अभी भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल पास वो करें। सब सिचुएशन है, हाँ हिंदी मीडियम है जो भी है, कि रूरल एरिया से आते हो, तो ठीक है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ किसी को मतलब अभी किसी की लाइफ में तो चेंज आएगा, क्या पता, कम से कम होप तो मिली उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक मैंने भी रिसेंटली मूवी देखी थी, 12th फेल। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि वो मूवी देखें। एंड इवन
मुझे अभी मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ी वो मूवी याद आ रही है। उसमें भी वो बंदा मतलब उसके पास कुछ नहीं होता है और वो सब कुछ बन जाता है। तो ग्रेट यार, तेरी स्टोरी काफी मोटिवेशनल है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए। बट जाने से पहले एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, आई वुड लाइक टू आस्क यू एज वेल। यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर। तूने एकदम मतलब बहुत स्ट्रगल किया है, तूने बहुत स्ट्रगल। तो यस। एक एडवाइस जो तू एस्पिरेंट्स को देना चाहता है, जो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, रिटर्न, उनको क्या एडवाइस देना चाहेगा तू? सर अगर डिफेंस, सर यही खास बात होती है सर डिफेंस एस्पायरेंट की, कि वो सर कहीं पे भी चला जाए उसके अंदर का डिफेंस एस्पायरेंट मरता नहीं है सर, यस। वो हमेशा ही रहता है। तो सर इसके लिए सर मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा सर। एक आकाश भारद्वाज नाम के एक भैया हैं, 11th एसएसबी में सर रिकमेंड हुए, उससे पहले एक भी बार रिकमेंड ही नहीं हो पाए थे, 11th एसएसबी में रिकमेंड हुए। अभी सर फ्लाइंग फिट हैं। मीन्स कि जब एनडीए भी दिया, रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद काफी सारी एंट्रीज उन्होंने ट्राई की, नहीं हुआ, लेकिन सर हार नहीं माननी है कभी भी। जो और सर साथ के साथ जो आप चीज कर रहे हो ना उसको करते रहना है। मीन्स जैसे कॉलेज वगैरह चल रही है तो उसको करते रहना है, पर इधर भी प्रिपरेशन आप करते रहते हैं सर। ये पर्सनैलिटी एसएसबी वगैरह क्या है कि सर कभी आप मतलब वो आपको वापस इसलिए भेजते हैं कि कुछ चीजें सर जर्नी आपको सिखाना चाहती है जो आप छोड़ चुके हो, जो आपको सीखना रह गया है ना सर, वो सीख के हम वापस जाते हैं तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। तो जब जो बंदे जैसे सर घर में ही रहते हैं, इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, नॉलेज कितनी हो, उसको जियो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन सर वो सोशली मतलब चीज़ों से नहीं सीख रहा है, तो डेफिनेटली वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पाएगा। हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें सीख और कुछ चीज़ें सीखनी रह जाती हैं, वो सीख के वापस जाते हैं तो डेफिनेटली रिकमेंड हो जाएगा। और सर जिंदगी में ऐसा तो है नहीं कि यही सब कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा जो जिस बंदे को सर मेहनत करनी आ गई, वो अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा अचीव कर ही लेगा, इधर नहीं तो उधर कहीं ना बिल्कुल कहीं। मेन चीज सर यही है कि बिल्कुल। हार्ड वर्क करना सीख जाएं एक बार। हार्ड वर्क की जिसको आदत हो जाती है वो एंड सर कई नेवर चीज। गिव अप, नेवर गिव अप। हाँ सर। वो बोलते हैं ना, उसी मूवी में देखा था, ट्वेल्थ फेल वाली मूवी में, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पोयम का कोट है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, तो हार नहीं माननी है। ठीक है, लगे रहो। एंड अगले निखिल सिंह राठौर आप ही हैं। हाँ सर। कई बच्चे थैंक यू सर सो मच। ये सर। बोल बोल बोल। सर यहाँ से ही एक स्टूडेंट था जिसने सर 2 अटेम्प्ट दिए, रिटर्न फेल हो गया, उसने एनडीए की प्रिपरेशन करना छोड़ दिया। सर अगर मेरा हम्म, भी यही होता सर, 3 अटेम्प्ट देने के बाद मैं छोड़ देता, तो सर अग्निवीर। अग्निवीर भी क्या पता सर, मैं उसकी भी प्रिपरेशन छोड़ देता 3rd अटेम्प्ट फेल होने के बाद। वो भी नहीं करता, फिर मैं चला जाता कॉलेज में लग जाता फिर अपने। लेकिन सर एक बार जो ठान लिया ना सर, उसके पीछे कभी भी नेवर गिव अप वाली स्कीम मतलब नेवर गिव अप को फॉलो करते ही रहना है। हार्ड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उस टाइम पे सर जब फेल हो रहे होते हैं तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। एक बार फैमिली भी ये सोचने लग जाती है कि यार एक हो क्या रहा है, यार इतनी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, ये कहीं हमें पागल तो नहीं बना रहा है, ये लाइब्रेरी जा रहा है या फिर कहीं पे भी, कि मतलब कहीं लाइब्रेरी जाके आराम से वहाँ पे सोता तो नहीं है, साथ पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता है। एक बार तो फील आती है सर सबको, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो रिटर्न की तो एक्सपेक्टेशन रखता ही है, और कुछ भी नहीं। तो हम तो चलो ठीक है सर, और वैसे भी सर अगर फेल हो गया है तो फिर कुछ तो है ही नहीं ना सर खोने के लिए, तो बस क्या है, पाने के लिए लड़ना है। करते रहो आगे। ग्रेट। थैंक यू सो मच निखिल यार, तेरे से मिलके काफी अच्छा लगा मेरे को। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए। एंड वी आर श्योर तू बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। ठीक है, एंड बस ऐसे ही लगे रहे अपनी मन से, और पूरा एफर्ट देना है एनडीए जाकर भी एज अ कैडेट फॉर योर स्क्वाड्रन, एंड देन subsequently as an officer. Wish you all the best. थैंक यू। जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट मैक्सिमम लोगों के पास ये जाए। एंड ये कहानी में आप भी अगले निखिल सिंह राठौर बन सकते हैं। ठीक है, बस आप लगे रहें, हार्ड वर्क करें, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। Thank you so much, and please like, share, subscribe. If you're listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating. And if you're looking to get yourself enrolled in some SSB program, LWS में आप जा सकते हैं. The link and the number is in description, just like Nikhil. So thank you so much for watching this video till the end. Love you all and Jai Hind.